गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइज। कंटिन्यू करते हैं आज के सेशन को। सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अच्छा, अपन क्या पढ़ रहे थे? क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक पढ़ रहे थे ना। इसके पहले के बहुत सारे टॉपिक अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक में कुछ चीज़ें हमने आपको बता दी थी कि जो ब्रिक के दो टाइप के क्लासिफिकेशन हमने आपको एक्सप्लेन किए थे। आपके कौन कौन से थे? एक था अनब्रंट ब्रिक, दूसरा था ब्रंट ब्रिक। अनब्रंट ब्रिक यानी जो सन ड्राइड होती है, जिसको भट्टी में नहीं जलाया जाता। और ब्रंट भी यानी जो भट्टी के अंदर जलाई जाती है, किल्न या फिर क्लैंप के अंदर जलाई जाती है। किल्न या फिर क्लैंप के अंदर जलाई जाती है, यानी पकी हुई ईंटें की बात हो रही है। तो तीन टाइप से क्लासीफाई हमने किया था। अगेन एक बार उसको रिपीट कर लेते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे क्योंकि क्लासिफिकेशन ही हम पढ़ने वाले हैं आज। और आज के इस लेक्चर में आपका ब्रिक वाला टॉपिक विद क्वेश्चन प्रॉपर कंप्लीट हो जाएगा। हमने तीन टाइप से क्लासीफाई किया था। फर्स्ट क्लास की ब्रिक, सेकंड क्लास की ब्रिक, थर्ड क्लास की ब्रिक। एक इस बेस पे किया था कि हमने मान लीजिए 10,000 हमने ब्रिक बनाई है, ठीक है। अब इस ब्रिक में हमारे पास यार 10,000 ब्रिक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिटीज, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोसेस, तो जो प्रोसेस अपन फॉलो करेंगे उससे निकल के आएगी अपनी क्वालिटी। क्या निकल के आएगी? क्वालिटी। और उस क्वालिटी के बेस पे हम ब्रिक को क्लासीफाई करते हैं। जो हमारी फर्स्ट क्लास की ब्रिक होती है, इस हमने टेस्ट आपको बता रखे हैं, जिसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, यदि न्यूटन पर एमएम स्क्वायर की बात करते हैं तो 10.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से ज़्यादा होता है। 10.5 से ज़्यादा होना चाहिए। यानी सवाल आता है कि जो फर्स्ट क्लास की ब्रिक होती है उसका जो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए, तो आप कहेंगे भैया 10.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से कम तो नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ही होना चाहिए। सेकंड क्लास की जो ब्रिक होती है उसका 7.0 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा, थर्ड क्लास में कुछ स्टूडेंट कमेंट किए थे, देखो कुछ बुक में आपके 3.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर दिया हुआ है, और आपका जो एफएफपी जेई का ऑफिशियल एंसर की आया था, है ना, जो आयोग ने माना है वो इसको 3.5 को माना है। तो आप 3.5 याद रखिए। जो थर्ड क्लास के, जो अपनी ये वाली ब्रिक होती है ना, थर्ड क्लास की ब्रिक होती है, इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिनिमम 3.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से ज़्यादा होना चाहिए। वाटर एब्जॉर्प्शन की बात करें तो 20% होता है फर्स्ट क्लास ब्रिक का, सेकंड क्लास का 22% होता है, थर्ड क्लास का 25% होता है। अच्छा, दोनों ही टेस्ट हमने आपको करवा दिए थे ना, किस तरीके से करने, क्या प्रोसेस होती है। यदि आप नहीं देखे हैं तो ऐप के अंदर जाइए, वहाँ वीडियो अपलोड है, या फिर यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ वीडियो अपलोड है, उसको देख लीजिएगा। अपीयरेंस कैसा होता है? जो फर्स्ट क्लास की ब्रिक होती है प्रॉपर स्मूथ सरफेस होता है, पैरेलल शेप होते हैं, स्ट्रेट एजेस होते हैं, सभी कॉर्नर स्क्वायर होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसमें थोड़ा सा क्रैक वगैरह भी अलाउ रहता है, और ये सॉफ्ट और रेडिश, है ना, येलो इन कलर में रहता है। जो मेकिंग प्रोसेस होता है टेबल मोल्डेड होता है, भट्टी के अंदर जलाई जाती है, किल्न में जलाई जाती है। जो सेकंड क्लास होती है ग्राउंड मोल्डेड होती है, इसे इसे भी किल्न में जलाया जाता है। फर्स्ट और सेकंड में अंतर है कि ग्राउंड मोल्डेड होती है सेकंड वाली, फर्स्ट वाली टेबल मोल्डेड होती है, जो 2 मीटर बाई 1 मीटर की टेबल पे बनाते हैं। अच्छा, जो थर्ड क्लास की ब्रिक होती है ग्राउंड मोल्डेड होती है, और एक क्लैंप में जलाई जाती है। किस में जलाई जाती है? क्लैंप में। क्लियर है चीज़ें? अब फर्स्ट क्लास की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, तो पॉइंटिंग या फिर इंपॉर्टेंट वर्क जितने होते हैं वहाँ यूज़ करते हैं। सेकंड क्लास की ब्रिक आरबी वर्क में यूज़ करते हैं, हिडन मैशनरी वर्क में करते हैं, और अनइम्पोर्टेंट जो वर्क होते हैं वो थर्ड क्लास की ब्रिक का यूज़ करते हैं। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो लास्ट लेक्चर था उसमें सारी चीज़ें आपको बता दी थी। अब जो कुछ भी पढ़ेंगे इसको हम एक एक करके बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। अब हम ये देखने वाले हैं कि जो बेस्ड ऑन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ब्रिक को कितने टाइप से क्लासीफाई किया जाता है। ये टॉपिक इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आपने टेस्ट पढ़े थे, और आपने आगे की पहले वाली चीज़ें पढ़ रखी है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्टली आपके एग्जाम में आता है। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक बेस्ड ऑन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बेस पे किस टाइप से ब्रिक को हम क्लासीफाई करते हैं। पहले क्या था ना, एक टाइम पे वाला कोड चला करता था 3102 और 1965 वाला। अब एक कोड को रिमूव करके दूसरा कोड आ गया है, इस कोड को याद रखिएगा, 1077 1992, है ना। तो सवाल एक बार आया था एफएफपी जेई के अंदर आपके, ठीक है, एक बार एफएफपी जेई के अंदर सवाल आया था कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बेस पे ब्रिक को हम क्लासीफाई करते हैं किस कोड के बेस पे। लेकिन उन्होंने 1077 का जिक्र नहीं किया था, केवल IF 3102 था, 3103 था, 3104 था, 3105 था। तो आपको पता होना चाहिए कि 3102 1965 को ही रिप्लेस करके 1077 1992 आया है। तो दोनों ही नाम याद रखिएगा, 3102 ओल्ड वर्जन है, 1077 न्यू वर्जन है। अब हम बात करते हैं जो अपना न्यू वर्जन कोड का है, 1077 1992, इसके बेस पे किस टाइप से क्लासीफाई करते हैं। तो एक कोड जरूर ध्यान में रखिएगा, सवाल आता है कई बार। अब हम क्या करते हैं कि जो हमारी ब्रिक होती है, ब्रिक का हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं। ब्रिक का हम क्या करते हैं? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं। अब जो ब्रिक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है उसे आपने जैसे M20 ग्रेड कंक्रीट पढ़ा होगा,
है ना, M20 M10 पढ़ा है आपने, M7.5 पढ़ा है आपने, M30 पढ़ा है, तो अलग अलग ग्रेड के आपने कंक्रीट पढ़ रखे हैं। तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या होता है, ऑन द बेस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। क्या होता है, उस कंक्रीट की जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होती है उसके बेस पे इसको अपन देते हैं, है ना। उसी तरीके से जो अपना क्लास डिजिग्नेशन है, जिस ब्रिक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 35 होती है, हम कहते हैं भैया अपनी 35 ग्रेड की ब्रिक है। जिसकी 30 होती है उसे हम कहते हैं 30 ग्रेड की ब्रिक है। जिसका 15 होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, उसे कहते हैं 15 ग्रेड की ब्रिक है। तो जो 35 है क्या है, एक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक है। ये क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक। ये क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक। तो एक क्लास डिजिग्नेशन ऐसे दिया हुआ है। तो जो क्लास डिजिग्नेशन है 35 से लेकर के 3.5 के बीच में है। 35 से लेकर के 3.5 के बीच में है। 35 से लेकर 3.5 के बीच में है, एक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बेस पे है। अच्छा अब ये बताइए 35 से 3.5 है, 35 है, 30 है, 25 है, 20, 17.5 है, 15 है, 12.5 है, 10 है, 7.5 है, 5 है, 3.5 है। अब इसका एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किससे कम नहीं होना चाहिए, है ना। जो क्लास डिजिग्नेशन तो पता चला 35 से 3.5 है, और इनका एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किससे कम नहीं होना चाहिए, ये सेकंड वाला टेबल पर हमने दिया हुआ है, ठीक है। अब ये सेकंड वाले टेबल पे तो जो क्लास डिजिग्नेशन होगा वही उसका एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा। मान लीजिए 35 ग्रेड है तो 35 न्यूटन पर mm² हो जाएगा। हमारा मान लीजिए ब्रिक है आपका 17.5, तो इसका जो एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो जाएगा 17.5 न्यूटन पर mm² हो जाएगा। क्लास 5 ग्रेड का ब्रिक है तो 5 न्यूटन पर mm² इसका क्या हो जाएगा, एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। इससे कम नहीं होना चाहिए, है ना। एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इससे कम नहीं होना चाहिए। अब यही न्यूटन पर mm² को अपन रिप्लेस कर सकते हैं किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। किसमें, किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो क्या करना पड़ेगा, 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्लास 35 है तो 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 350 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है चीज़ें। जैसे यहाँ पास मान 12.5 है तो इसका एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 12.5 न्यूटन पर mm² है। अब इसको किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में करेंगे तो 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 125 न्यूटन किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। सवाल पूछा हुआ है इसलिए बार बार बोल रहा हूँ। सवाल ऐसे आया था, क्लास 25 ग्रेड की जो ब्रिक होती है उसका एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होता है किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो जितना ग्रेड होगा वही होगा, 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। अच्छा किसकी बात कर रहे हैं, जो ब्रिक जली हुई है ना, जो कॉमन ब्लंट क्ले ब्रिक्स होती है ना, मिट्टी की बनी हुई जो ब्लंट ब्रिक होती है, जो जलाई गई ईंटें होती है, जलाई हुई ब्रिक्स होती है, उनकी हम बात कर रहे हैं। सवाल यहाँ पे क्या क्या पूछेगा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जो अपने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, क्या होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। अब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बेस पे ब्रिक को कितने टाइप से क्लासीफाई किया गया है तो आपको पता चल गया है। ये हमारे पास जो कोड था, पहले हमारे पास कोड था इंडियन स्टैंडर्ड 3102, ठीक है, 1965। अब इसको रिप्लेस करके कितना कर दिया गया है, ये चीज़ें आपको याद रहना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। यदि ये याद रहेगी तो बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे। क्या होता, 1077 1992। हालांकि लास्ट वाला नहीं पूछता, ये पूछता है तो 1077। अब 1077 के बेस पे 35 से लेकर के 3.5 तक होता है ग्रेड ऑफ क्या होता है, ग्रेड ऑफ ब्रिक कह सकते हैं, ग्रेड ऑफ ब्रिक कह सकते हैं, ठीक है। अब ये जो 35 क्या होता है, एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। तो एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किससे कम नहीं होना चाहिए, तो 35 न्यूटन पर mm² इसका हो जाएगा, है ना। किलोग्राम में कितना हो जाएगा, 350 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। बस इतना ही तो ध्यान में रखना है, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं, है ना। तो इम्पोर्टेंट है। अब कुछ और इम्पोर्टेंट बातें बताने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। अब ये जो कोड अपना है ना 1077, ये क्या कहता है कि जो इसका वाटर एब्जॉर्प्शन कितना होना चाहिए। पानी के अंदर ब्रिक को हम 24 घंटे तक डुबो के रखते हैं तो पानी कितना एब्जॉर्व करनी चाहिए। तो जो अपना 35 से लेकर के 12.5 तक है ना। हमने क्या किया, 35 से लेकर के 3.5 तक हमने ब्रिक को क्लासीफाई किया है। तो जब हम ब्रिक को 24 घंटे तक पानी के अंदर डुबो के रखते हैं तो वाटर एब्जॉर्प्शन 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अप टू क्लास 12.5, ठीक है। और जो हायर क्लासेस होती हैं, जिसमें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे देखिए 3.5 से लेकर के 3.5 से लेकर के 12.5 तक, 3.5 से लेकर के 12.5 तक,
इनका जो वाटर एब्जॉर्प्शन है ये आपका 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब इससे ज़्यादा हायर क्लासेस में जाएंगे, 15 में जाएंगे, 17.5 में जाएंगे, 20 में जाएंगे, 25 में जाएंगे, इससे इससे ज़्यादा हायर क्लासेस में जाएंगे। अब इससे ज़्यादा हायर क्लासेस में जाएंगे तो उसका जो वाटर एब्जॉर्प्शन है 15% होता है। क्या होता है? 15% होता है, 15% होता है ना, बाई वेट। अब यहाँ पर कुछ कुछ किसी को डाउट आ रहा तो मैं बता देता हूँ। देखो, आपने 3.5 से लेकर के अपना जो 12.5 है, यहाँ तक जो वाटर एब्जॉर्प्शन है 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब 12.5 से ज़्यादा अपना 35 है ना, 35 तक जाते हैं तो ये जो अपना ग्रेड है ना, इसमें अपना 15% होता है। ये भी 20% बाई वेट होता है, 15% बाई वेट होता है। तो क्लियर है चीज़ें, बन जाएगा ना, ठीक है। इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें हम बताते हैं आपको, ठीक है, जो मैंने नोट करके लिखा है क्योंकि सवाल डायरेक्ट आते हैं। जो ब्रंट क्ले ब्रिक्स होती हैं, है ना, ब्रंट क्ले ब्रिक्स, है ना, वही अपनी जो जली हुई ब्रिक की हम बात कर रहे हैं। उनका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, मान लीजिए 40 न्यूटन पर एम स्क्वायर से ज़्यादा है, 40 न्यूटन पर एम स्क्वायर से ज़्यादा है। अब 40 न्यूटन पर एम स्क्वायर से ज़्यादा होने पर, 40 न्यूटन पर एम स्क्वायर से ज़्यादा होने पर उसे बोलते हैं हैवी ड्यूटी ब्रिक। क्या बोलते हैं? हैवी ड्यूटी ब्रिक बोलते हैं। अब हैवी ड्यूटी ब्रिक, अब देखिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा है, यानी 40 न्यूटन पर एम स्क्वायर है, 40 न्यूटन पर एम स्क्वायर है, मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा मतलब इसे कंप्रेसिव लोड को ज़्यादा ले पाएंगे, कंप्रेसिव लोड को ज़्यादा ले पाएंगे, यानी ऐसे स्ट्रक्चर में इनको अपन यूज कर सकते हैं जहाँ कंप्रेसिव लोड ज़्यादा आता है ना। तो हैवी ड्यूटी ब्रिक कहा जाता है इन्हें। और हैवी ड्यूटी स्ट्रक्चर में अपन यूज़ कर सकते हैं, जैसे ब्रिजेस होते हैं, फाउंडेशन होते हैं इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के, बहुत सारी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती हैं, उस केस में ऐसे ब्रिक का यूज करते हैं। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जिनका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 40 न्यूटन पर एम स्क्वायर से ज़्यादा होता है उन्हें हैवी ड्यूटी ब्रिक कहा जाता है। और इन ब्रिक की लोड लेने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए अपन वहाँ यूज कर सकते हैं जहाँ ज़्यादा लोड आता है, जैसे ब्रिजेस, फाउंडेशन, है ना, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल बिल्डिंग की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हो गई। तो याद रखिएगा, वाटर एब्जॉर्प्शन इनका जो होता है ना, लिमिटेड होता है, 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए हैवी ड्यूटी ब्रिक का। और हैवी ड्यूटी ब्रिक के बारे में और चीज़ें कुछ याद रखिए, वाटर एब्जॉर्प्शन 5 से 10% जनरली रहता है, केवल 5% नहीं, 5 से 10%, इसको ध्यान में रखिएगा। जो इफ्लोरेसेंसेस होते हैं बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। इफ्लोरेसेंसेस पता है आपको किसकी वजह से होते हैं? Na2 और K2 जो अपनी एल्कलीज होती है ना, इनकी वजह से होते हैं। अब जो एल्कलीज की वजह से इफ्लोरेसेंसेस होते हैं, तो हैवी ड्यूटी ब्रिक के अंदर इफ्लोरेसेंसेस बिल्कुल लीन होना चाहिए, है ना। आपने पढ़ा था नील वाला, पढ़ा था आपने मॉडरेट, पढ़ा था आपने सीरियस, पढ़ा था आपने, सारे कंडीशन पढ़ रखे हैं। तो नील वाला कंडीशन होना चाहिए, नहीं बिल्कुल भी नहीं, पैचेफ नहीं आना चाहिए, बिल्कुल भी वाइट पैचेफ नहीं आना चाहिए। जो बल्क डेंसिटी होती है ऐसी ब्रिक का 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इससे कम नहीं होना चाहिए। डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। बाकी की चीज़ें आप फ्लूइड मैकेनिक्स वगैरह में पढ़ते हैं, फॉर्म में पढ़ते हैं, है ना, फ्लूइड मैकेनिक्स में अच्छे से पढ़ते हैं। तो मैंने क्या क्या बता दिया आपको कि जो हैवी ड्यूटी ब्रिक क्या होती है, जिनका 40 न्यूटन पर एम स्क्वायर से ज़्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, हैवी ड्यूटी ब्रिक कहलाती है। 5 से 10% वाटर एब्जॉर्प्शन अलाउ रहता है, इफ्लोरेसेंसेस नील होते हैं। बल्क डेंसिटी 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, ठीक है, क्लियर है चीज़ें। आगे हम बात कर लेते हैं। अब बेस डन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ थोड़ा सा और क्लासीफाई किया गया है, बट नॉट मच इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। वही चीज़ें हैं कि अपनी 35 का हमने पढ़ा था, क्लास 40 और क्लास 45 दो स्पेशल टाइप होते हैं, है ना, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बेस पे। अब जो 40 की होती है ना, 40 का क्लास 40 है तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 40 न्यूटन पर एम स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए, है ना, मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इससे कम नहीं होना चाहिए। लेकिन 45 से कम होना चाहिए। जो क्लास 40 बिग होती है इसका मिनिमम जो आपका होता है ना 40 न्यूटन पर एम स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन 45 से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, है ना, इससे कम होना चाहिए। जो क्लास 45 होती है इसका 45 से कम नहीं होना चाहिए। ये तो बेसिक बातें हैं, तो पता होगी आपको। आगे हम बात कर लेते हैं, वही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, ठीक है। हैवी ड्यूटी ब्रिक के बारे में हमने जो बताया आपको अभी, ये आपका 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में था, तो उसी को यहाँ 2500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब में दे दिया है। तो 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में था, इसको अब ग्राम और किलोग्राम में करेंगे तो अपन क्या हो जाए, 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आ जाएगा। तो आसानी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको कर सकते हैं आप, इसको आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है चीज़, है ना।
अब एक सवाल है जो कि हमने आपको जो फेफ वाला टेस्ट था ना वहाँ हमने बताया नहीं था आपको, तो अभी हमारे पीपीटी बनाते टाइम ना हमें ध्यान में आया कि इस चीज़ को बता देते हैं कि सवाल कई बार पूछ लिया जाता है। तो आपको पता है कि हम ब्रिक का फाइज टेस्ट करते हैं, ब्रिक का फाइज टेस्ट करते हैं। अब फाइज टेस्ट करते हैं तो समझने वाली बात है कि ब्रिक का जो फाइज होता है, जो हमारे मॉडुलर ब्रिक होती है, मॉडुलर ब्रिक, ठीक है। तो मॉडुलर ब्रिक की फाइज अपन कितना लेते हैं, मॉडुलर 19 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। अभी हम मॉडुलर ब्रिक की बात कर रहे हैं, है ना। अब इसमें नॉमिनल ब्रिक किसे कहते हैं, जब इसमें थिकनेस ऑफ मोटर इंक्लूड हो जाता, जैसे अपन नॉमिनल ब्रिक कहते हैं, तो अपना 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर हो जाता, ठीक है। अब यहाँ पास बात है फाइज टेस्ट करना है, तो फाइज टेस्ट करने के लिए आपको 20 ब्रिक लेनी पड़ती है, आपको 20 ब्रिक लेना होता है। तो किस तरीके से करते हैं, सवाल पहले पढ़ लेते हैं। सवाल क्या पूछा है, टोलरेंस लिमिट फॉर डायमेंशन ऑफ ब्रिक इन लेंथ विड्थ हाइट रिस्पेक्टिवली फॉर अ सैंपल ऑफ 20 ब्रिक टेकन टुगेदर एज पर इंडियन स्टैंडर्ड कोड। तो हमने इतना बताया था कि भैया हमें फाइज टेस्ट करना हो तो 20 ब्रिक लेना होता है, और 20 ब्रिक को आप लगा देते हैं, ठीक है। रैंडमली आप मान लीजिए 1000 ब्रिक है, 1000 ब्रिक से रैंडमली 20 ब्रिक उठा लो, फिर उसको सेट कर दो, है ना, ग्रुप के अंदर। फिर उसकी लेंथ विड्थ हाइट आप देखते हैं। तो अब उसमें टोलरेंस लिमिट कितनी होती है, कितना ज़्यादा कितना कम अलाउ रहता है, परफेक्ट तो होता नहीं। तो हमने 20 ब्रिक ले ली, ठीक है। अब हमारे साइज पे मत जाना, मैं पेन से बना रहा हूँ। हमने 20 ब्रिक इस तरीके से ले ली, ठीक है। सेट करके रखेंगे ना एकदम सेट करके, है ना। 20 ब्रिक हमने ले ली, इस तरीके से हमने 20 ब्रिक ले ली। अब ये जो 20 ब्रिक लेते हैं, तो 20 ब्रिक का लेंथ कितना होना चाहिए। अब ये जो 20 ब्रिक है, इस 20 ब्रिक का लेंथ कितना होना चाहिए। एक का जो लेंथ होता है 190 mm होता है, एम में कितना हो जाएगा, 190 mm हो जाएगा, सेंटीमीटर 19 सेंटीमीटर है तो 190। अब 190 mm तो एक ब्रिक का है, तो हमारे पास 20 ब्रिक है, यानी 3800 mm हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3800 mm हो जाएगा। ये हमारी लेंथ 3800 mm होनी चाहिए टोटल 20 ब्रिक की। 20 ब्रिक की यदि हम विड्थ निकालें तो 20 इंटू 90 सेंटीमीटर हो जाएगा ना, 9 सेंटीमीटर है तो कितना दूनी 18, तो 1800 mm होना चाहिए। और अपनी जो हाइट है ये कितनी होना चाहिए, ये भी 1800 mm होना चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात, आपने 20 ब्रिक का कॉम्बिनेशन फिट कर दिया ना, आप ऐसे लेंथ वाइज रखें तो लेंथ आ जाएगी। आप अब आपको विड्थ निकालनी है, इस तरीके से ब्रिक को आप रख दो, है ना। इस तरीके से ब्रिक को स्टैक कर दो, इस तरीके से ब्रिक को स्टैक कर देंगे तो आसानी से निकल आएगा, है ना। ये तो आप कर लेंगे। तो लेंथ कितनी होनी चाहिए, 3800 mm होनी चाहिए, विड्थ 1800 mm होनी चाहिए, हाइट 1800 mm होनी चाहिए। कितना टोलरेंस अलाउबल होता है मॉडुलर ब्रिक में, कितना होता है नॉन मॉडुलर ब्रिक में, इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। अब यहाँ पास मैंने प्रॉपर टाइप कर दिया आपके लिए। जो हमारा मॉडुलर साइज की ब्रिक होती है, मॉडुलर यानी वही वाली साइज जो हमने आपको अभी बताई है। अब 3800 mm होता है, तो 3800 mm तो हमारा एक्चुअल होता है, लेकिन प्लस माइनस 80 mm अलाउ रहता है। मतलब ये चीज़ें 3880 भी आएगी तब भी सही मानी जाएगी, और 80 कम रहेगी यानी 3720 mm भी आएगी तब भी कम मानी जाएगी। तो सवाल यही पूछता है कि लेंथ वाइज कितना अलाउबल रहता है, तो लेंथ वाइज 80 mm, लेंथ वाइज 80 mm अलाउबल रहता है एक इसमें। अच्छा, विड्थ और हाइट की बात करें तो विड्थ और हाइट 1800 mm होनी चाहिए, 1800 mm। तो 1800 mm प्लस माइनस 40 mm अलाउ रहता है, 40 mm, है ना। यानी 1880 भी हो जाएगा तब भी चलेगा, और 1760 mm हो जाएगा तब भी चलेगा। तो आई होप आप समझ में आपको बात आ गई होगी। लेंथ वाइज 80 mm प्लस माइनस, और विड्थ और हाइट वाइज 40 mm रहता है। क्लियर चीज़ें, क्लियर होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। बहुत ज़रूरी चीज़ें बता रहा हूँ। एक इसके लिए जब ब्रिक की हाइट 90 mm होती है, 9 सेंटीमीटर होती है। मान लीजिए ब्रिक की हाइट कितनी है, ब्रिक की हाइट अपनी कितनी आ गई, ब्रिक की हाइट 4 mm आ गई, सॉरी भाई 4 सेंटीमीटर, यानी 40 mm। अब 40 mm ब्रिक की हाइट दिया है सवाल में, उस केस में आप आसानी से निकाल सकते हैं। उस केस में तो अलग चीज़ें हो जाएंगी ना, प्लस माइनस 40 mm अलाउ रहता है उस केस में, प्लस माइनस 40 mm अलाउ रहता है, ठीक है। जब ब्रिक की हाइट इतनी होती है 40 mm होती है तो। बट ये सवाल नहीं पूछता, सवाल यही वाला पूछा जाता है जो मैंने बताया है आपको। अच्छा, नॉन मॉडुलर साइज है, तो नॉन मॉडुलर साइज में आपको पता है कितना होता है। नॉन मॉडुलर साइज 23 सेंटीमीटर होता है ना, लेंथ कितनी होता है, 23 सेंटीमीटर होता है। अब 23 सेंटीमीटर लेंथ होने का मतलब क्या हुआ कि अपना कितना होना चाहिए, हमने 20 ब्रिक ली है, 20 इंटू 23 कर दो तो 4600 mm होना चाहिए। अब 4600 mm नहीं, प्लस माइनस 80 mm रहता है, और विड्थ और हाइट के में 40 mm रहता है। तो कुल मिला के बात ये है, यहाँ तक समझ में जो कुछ भी आया हो आपको।
कि आपका जो लेंथ होता है, लेंथ वाइज 80 mm रहता है प्लस माइनस, और विड्थ और हाइट वाइज 40 mm रहता है प्लस माइनस। ठीक है, चाहे वो मॉड्यूलर ब्रिक हो चाहे वो नॉन मॉड्यूलर ब्रिक हो, सवाल यहीं से आता है, बस दोनों ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, अब सवाल पढ़िए। सवाल ये पूछा हुआ है कि लेंथ वाइज कितना रहेगा, तो लेंथ वाइज तो 80 mm हो जाएगा, विड्थ वाइज 40 mm, हाइट वाइज 40 mm, तो आपका फी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने समझाने के लिए सारी पंचायत की है, अदरवाइज तो समझ में आ ही जाती बातें, है ना। और समझाना भी तो इम्पोर्टेंट था, है ना। कुछ भी नहीं, आपको साइज टेस्ट करना है तो आपको 20 ब्रिक लेना है, रैंडम फिट कर लेना है, लेंथ में आपको टोटल कितना 19 दूनी 3800 mm आना चाहिए, तो प्लस माइनस 80 mm रहता है लेंथ में, फिर और हाइट में 40 mm प्लस माइनस होना चाहिए, तब भी चलेगा। क्लियर है। चलिए, अब अगला हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो टॉपिक होता है डिफेक्ट। ब्रिक के अंदर कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं, वहाँ सवाल आते हैं। डिफेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, दोष, क्या बोलते हैं, दोष बोलते हैं ना। ठीक है, तो कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं, यहाँ सवाल आते हैं। इन डिफेक्ट को अच्छे से कर लीजिए आप लोग। ठीक है, अब ये जो कुछ भी बता रहा हूँ मैं, इससे ज़्यादा कुछ भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं, बस इनको अच्छे से पढ़ के समझ के क्वेश्चन करके याद रखना है ना, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक होता है, पहला हमारा डिफेक्ट होता है ओवर ब्रंट ब्रेक। ओवर ब्रंट में ज़्यादा, क्या, जो ज़्यादा जली हुई ईंटें होती हैं, जिसमें जो ज़्यादा जली हुई ईंटें होती हैं, ज़्यादा जलने का मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने की वजह से, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने की वजह से हमारा सिलिका क्या होता है, मेल्ट कर जाता है। सिलिका क्या होता है, मेल्ट कर जाता है। जब सिलिका मेल्ट कर जाता है तो ब्रिक हमारी डिस्टॉर्टेड हो जाती है। कैसे हो जाती है, डिस्टॉर्टेड होती है, अपने शेप को खो बैठती है। तो ड्यू टू ओवर बर्निंग सिलिका मेल्ट, ओवर बर्निंग मतलब टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से सिलिका मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है, तो ब्रिक हमारी डिस्टॉर्टेड हो जाती है, उसे ओवर बर्निंग ब्रिक कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। दूसरा होता है अंडर बर्निंग ब्रिक। अंडर बर्निंग यानी लो टेम्परेचर है। अब लो टेम्परेचर है तो हमारी जो क्ले होती है प्रॉपर सॉफ्ट नहीं हो पाती, प्रॉपर सॉफ्ट नहीं हो पाती, क्योंकि सफिशिएंट हीट ही नहीं मिल पाता। सफिशिएंट हीट नहीं मिल पाता, ब्रिक प्रॉपर जल नहीं पाती, उसके अंदर बहुत सारे मात्रा में पोर्स रह जाते हैं, बहुत सारे मात्रा में वाइड्स रह जाते हैं। और जब बहुत सारे मात्रा में पोर्स और वाइड्स हो जाते हैं तो क्या होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उसकी डिक्रीज होगी। तो अंडर बर्निंग का मतलब प्रॉपर टेम्परेचर नहीं मिल पाए, इनसफिशिएंट हीट की वजह से वो सॉफ्ट रह जाती है, बहुत ज़्यादा वाइड्स, बहुत ज़्यादा पोर्स आ जाते हैं, जिससे ब्रिक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है। ये अंडर बर्निंग ऑफ ब्रिक बोलते हैं। क्लियर चीज़ें। ओवर बर्निंग ऑफ ब्रिक की क्या होती है, अंडर बर्निंग ऑफ ब्रिक क्या होती है। आई होप चीज़ समझ में आ रही है। तीसरा होता है ब्लोटिंग ऑफ ब्रिक्स। क्या होता है, ब्लोटिंग। ब्लोटिंग ऑफ ब्रिक का मतलब किसकी वजह से होता है, पहले ये जान लेते हैं, फिर क्यों होता है ये भी जान लेते हैं। देखिए, ब्लोटिंग ऑफ ब्रिक का मतलब होता है, जैसे हमारी ब्रिक होती है तो ब्रिक में जो हमारी क्ले से बनी है, अब उस क्ले के अंदर क्या होता है, कुछ कार्बोनेशियस मैटर होते हैं, कुछ सल्फर कंटेंट होता है, कुछ कार्बन के कंटेंट होते हैं, कुछ सल्फर कंटेंट होते हैं। समझ रहे हैं बात को, नहीं समझ पा रहे हैं। जो हमारी क्ले है, क्ले के अंदर कुछ हमारे कार्बन कंटेंट होते हैं, कुछ सल्फर कंटेंट होते हैं। अब ये कार्बन और सल्फर कंटेंट होते हैं, इसके अंदर होते हैं, ब्रिक क्ले के अंदर होते हैं। अब ये क्या होते हैं कि प्रॉपर प्रॉपर क्या होते हैं, जलते नहीं। जैसे अपन ब्रिक को जब जलाते हैं ना भट्टी के अंदर, तो ये क्या होते हैं, ये जलते नहीं अच्छे से। ये क्या होते हैं, अच्छे से जलते नहीं। जब अच्छे से जलते नहीं तो क्या होगा, जब अच्छे से जलेंगे नहीं, अंदर प्रॉपर बर्न नहीं होंगे, प्रॉपर कम्बसन नहीं होगा, ये तो अंदर ही रह जाते हैं, अंदर रह जाते हैं। अब अंदर जब रह जाएंगे तो क्या करेंगे, ये लोग कुछ गैसेस रिलीज होती है, कुछ क्या होती है, गैसेस रिलीज होती है। अब इन गैसेस की वजह से देखिए, ये ब्रिक था, अब इस ब्रिक के अंदर कार्बन एंड सल्फर के कंटेंट कुछ रह गए, बाकी ऑर्गेनिक जितने कंपाउंड थे सब जल गए, कार्बन सल्फर कंटेंट रह गए, यानी आधा जले आधा नहीं जले। तो धीरे धीरे क्या होते हैं, ये गैसेस रिलीज करते हैं। जब ये गैसेस बाहर आती है तो इस तरीके का आपको, है ना, जब गैसेस बाहर आती है ना तो इस तरीके के ऊपर क्या स्वेलिंग आ जाती है, इस तरीके की स्वेलिंग आ जाती है, इसी को बोलते हैं ब्लोटिंग। तो कुछ भी सवाल में नहीं पूछेगा क्यों होता है, किसकी वजह से होता है, केवल इतना ही पूछता है ना, कार्बन और सल्फर कंटेंट की वजह से होता है, कार्बन और सल्फर कंटेंट की वजह से होता है। क्यों होता है मैंने बता दिया आपको। ठीक है, स्पंजी फ्यूल इन माफ यानी प्रॉपर फप फप ऊपर आ जाता है। दूसरा होता है ब्लैक कोर। ब्लैक कोर किसकी वजह से होता है, ब्लैक कोर होता है इम्प्रॉपर बर्निंग। अब इम्प्रॉपर बर्निंग का मतलब क्या हुआ, इम्प्रॉपर बर्निंग का मतलब होता है कुछ ऐसे मैटर हमारे क्ले के अंदर मौजूद है जो जल ही नहीं रहे हैं, जो प्रॉपर जल नहीं रहे हैं, वो आपके बिटुमिनस मैटर होते हैं एंड कार्बन कंटेंट। बिटुमिनस मैटर और कार्बन कंटेंट जलते नहीं,
जब ये जलते नहीं तो ब्रिक का कुछ पोर्शन अंदर बिना जला हुआ रहता, प्रॉपर पका हुआ नहीं होता, प्रॉपर जलता नहीं है, जिससे अंदर क्या है ब्लैक कोर जैसा दिखता है, काला काला दिखता है। क्लियर है चीज़ें। ब्लैक कोर का मतलब होता है कि हमारे ब्रिक जिस क्ले पे बनाई जा रही है उस क्ले के अंदर कुछ बिटवीन ऑफ मैटर है, कुछ कार्बन कंटेंट है जो बर्न नहीं हो रहा है, प्रॉपर जल नहीं रहा है ना, बर्न नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से अंदर का पार्ट, कुछ सेंट्रल पार्ट काला रह जाता है, ब्लैक रह जाता है। इसी को ब्लैक कोर कहते हैं, यानी इम्प्रॉपर बर्निंग, अच्छे से न जलने की वजह से चीज़ें होती हैं। तो बस याद रखिए किसकी वजह से होती है। इफ्लोरेसेंसेस क्या होते हैं? इफ्लोरेसेंसेस के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि Na2O और K2O जो हमारा एल्कलीज होती है इनकी वजह से होता है। क्या होता था? Na2 और K2 क्या होता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते थे। क्या करते हैं? मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन जब एवापोरेट होता है तो जो हमारे कुछ मिनरल्स हैं, अब क्या है, मिनरल्स हैं Na2 और K2O, ये सरफेस में आ जाते हैं, है ना। तो पानी एवापोरेट हो जाता है और इस पंजे, अब ये क्या होता है, वाइट पैचेस के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, वाइट पैचेस से पाउडर के फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, ये आपके फ्लोरोसेंसेस होते हैं, डिफेक्ट होता है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो सरफेस होता है उसमें क्या कुछ वाइट पाउडर डिपोजिट हो जाता है, एक इसके एल्कलीज की वजह से होता है, इसे फ्लोरोसेंसेस कहते हैं। आगे हम बात करेंगे स्पॉट्स। स्पॉट्स क्या होता है? मान लीजिए क्ले के अंदर आयरन सल्फाइड मौजूद है, ठीक है, क्ले के अंदर क्या है, आयरन सल्फाइड में मौजूद है, क्ले के अंदर आयरन सल्फाइड है। अब आयरन सल्फाइड की वजह से क्या होता है, डार्क स्पॉट्स आ जाते हैं, डार्क स्पॉट्स आ जाते हैं। तो इसमें ये स्पॉट्स किसकी वजह से होता है? आयरन सल्फाइड की वजह से होता है। बस यही ध्यान में रखना है। चेक या क्रैक तो आपको पता है किसकी वजह से होते हैं, लम्प ऑफ लाइम या फिर एक्सेस वाटर की वजह से होते हैं, लम्प ऑफ लाइम या फिर एक्सेस वाटर की वजह से होते हैं। ठीक है, बस यही इंपॉर्टेंट है, मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ। चेक या क्रैक आपके लम्प ऑफ लाइम के लम्प होने की वजह से या फिर एक्सेस वाटर की वजह से होता है। स्पॉट्स आपका आयरन सल्फाइड की वजह से होता है। ठीक है, स्पॉट्स क्या होते हैं? आयरन सल्फाइड की वजह से होते हैं। ठीक है, चप्स आपके, चप्स मैंने बताया नहीं आपको ना, चप्स बता देता हूँ। चप्स क्या होता है? देखिए, चप्स का मतलब ये होता है कि हमारा जो ब्रिक होता है ना, ब्रिक का ये जो शेप होता है, ब्रिक के शेप का जो डिस्टोर्शन होता है, डिस्टोर्टेड, है ना, ब्रिक के शेप जो बदल जाता है ना, उस बदले हुए शेप को ही चप्स कहा जाता है, यानी ब्रिक के डिस्टोर्टेड शेप को चप्स कहा जाता है। अब मान लीजिए भट्टी के अंदर ब्रिक प्रॉपर जली हुई है, लेकिन वो हॉट ब्रिक है। क्या है? हॉट ब्रिक है। अब ऊपर से पानी गिरा, है ना, ऊपर से रेन वाटर आ गया, वर्षा का पानी आ गया। अब रेन वाटर की वजह से जो हमारा ब्रिक का जो सरफेस था अचानक से क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कूल हो जाएगा। अब ये जब सरफेस, टॉप सरफेस क्या होता है, अचानक से कूल होता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट, सिकुड़ता है। अब जब सिकुड़ेगा, लेकिन अंदर वाला टेम्परेचर तो प्रॉपर हॉट है, ऊपर वाला कूल हो गया, तो जब वो सिकुड़ने का कोशिश करेगा तो जो अंदर वाला टेम्परेचर, अंदर वाला जो मटेरियल तो गर्म है ना, टॉप टॉप सरफेस तो केवल कूल हुआ था, वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन अंदर वाला क्या है, गर्म है। तो वो क्या करेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट होने से रोकेगा, है ना, रजिस्टेंस अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्शन, रजिस्टेंस अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्शन ऑफर करेगा। अब रेजिस्टेंस अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्शन यानी कॉन्ट्रैक्ट होने से रोकेगा, तो ब्रिक का शेप क्या होता है, डिस्टोर्टेड हो जाता है ना, इसे बोलते हैं चप्स। तो कुछ भी याद ना रहे तो बर्फा की पानी की वजह से, है ना, रेन वाटर फॉलिंग ऑन हॉट ब्रिक, रेन वाटर फॉलिंग यानी बर्फा का पानी जब गर्म ब्रिक के ऊपर गिरता है तो ये प्रॉब्लम होती है। क्यों होती है? क्योंकि टॉप सरफेस सडनली कूल हो जाता है, अंदर वाला पार्ट गर्म रह जाता है, टॉप सरफेस जब कूल होता है तो कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करता है, अंदर वाला पार्ट उसको रोकता है, तो ब्रिक है ना, तो डिस्टॉर्टेड हो जाती है। आई होप आपको चप्स का मतलब समझ में आ गया। क्लियर है चीज़ें ना? तो मैंने चेक्स बता दिए, स्पॉट्स बता दिए, चप्स बता दिए। ठीक है, आपको इफ्लोरेसेंसेस के बारे में बता दिए कि इफ्लोरेसेंसेस की क्या प्रॉब्लम होती है ना, और ओवर बर्निंग, अंडर बर्निंग, है ना, और ब्लैक कोर क्या होता है, ब्लोटिंग क्या होती है, सब कुछ ही हमने बता दिया। अब इनको ध्यान में रखिए, काम हो जाएगा। कुछ छूटा तो नहीं है? 1 मिनट ना। क्लियर है ना? इसे समझ में आ गई। तो मेन कार्बन और जो कार्बन कंटेंट होता है, सल्फर कंटेंट है, प्रॉपर जलते नहीं है, इम्प्रॉपर है ना, अंदर वो जलते नहीं, तो उसकी वजह से सब प्रॉब्लम हो जाती है।
अगला कुछ स्पेशल टाइप के और ब्रिक्स हैं जहाँ सवाल कई बार पूछ देता है, थोड़ा देख लेते हैं। कुछ होती है बर्न्ट क्ले परफोरेटेड ब्रिक, यानी बर्न्ट क्ले परफोरेटेड ब्रिक में तो इमेज तो नहीं लिया है यहाँ पास, मैं आपको दिखा देता है ना। ब्रंट क्ले परफोरेटेड जो ब्रिक होती है इसका इमेज तो नहीं, आप गूगल करके देखिएगा। इसमें क्या होती है, जो हमारी ब्रिक्स होती है ना, इसमें कुछ होल्स होते हैं। क्या होते हैं, कुछ वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल कुछ होल्स होते हैं, है ना। परफोरेटेड, परफोरेटेड मतलब होता है कुछ होल्स होते हैं। ये क्या होते हैं, कुछ होल्स होते हैं। अब इन होल की वजह से क्या होता है, एक तो होल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अब जो होल्स होते हैं ना, टोटल एरिया का लगभग 30 to 45% होता है। जो होल्स का एरिया होता है टोटल एरिया का 30 to 45% होता है। अब किसी भी इंडिविजुअल होल का जो एरिया है वो 500 mm² से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दो चीज़ें, ये जो टोटल होल का एरिया होता है 30 to 45% ऑफ ओवरऑल एरिया का। अब किसी पर्टिकुलर एक सिंगल जो होल होता है ना, उस होल का जो एरिया है 500 mm² से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 500 mm² से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। होल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों हो सकते हैं। इससे क्या होता है, ब्रिक का वेट कम होता है। ब्रिक का क्या होता है, वेट कम होता है। ये चीज़ें क्लियर है। इन्फ्लेटिंग प्रॉपर्टीज है ना, इन्फ्लेटिंग प्रॉपर्टीज इसके अंदर होती है, ब्रंट क्ले परफोरेटेड ब्रिक के अंदर होती है। ठीक है, इन्फ्लेटिंग प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर को रोक के रखता है, इन्फ्लेशन प्रोवाइड करता है। तो ब्रंट क्ले परफोरेटेड ब्रिक के बारे में इतना ही जान लीजिए, आपके लिए काफ़ी है। कुछ और बातें बता देता हूँ। जो मिनिमम एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है नेट एरिया का 7 N/mm² होती है, इससे कम नहीं होना चाहिए। 24 घंटे तक पानी के अंदर डुबो के रखो तो भैया 20% से ज़्यादा पानी ऑब्जर्व नहीं करना चाहिए उसका ड्राई वेट का। ठीक है, जो मॉडुलर एंड नॉन मॉडुलर साइज की ब्रिक अवेलेबल होती है इसके अंदर, ये साइज तो यहाँ पास दिया हुआ है, वही चीज़ें हैं। ये फ्लोरेसेंस फुड नॉट बी मोर देन फ्लाइट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फ्लाइट में क्या कंडीशन होती है, ये आपने ये फ्लोरेसेंस वाले टेबल में देख रखा है। ठीक है, देख रखा है आपने। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, आपने परफोरेटेड ब्रिक की बात की, आपने परफोरेटेड ब्रिक की बात की। तो परफोरेटेड ब्रिक में आपने देखा कि भाई बहुत सारे होल्स होते हैं। अब इन होल्स में किसी होल इंडिविजुअल होल का जो एरिया है 500 mm² से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओवरऑल एरिया 30 to 45% होता है पूरे एरिया का, ये भी क्लियर हो गया। इसका जो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है 7 N/mm² होता है ऑन द नेट एरिया, है ना। नेट एरिया यानी जो इसका होल्स को डिडक्ट करने के बाद में, और एक फ्लोरेसेंस में फ्लाइट होना चाहिए, बस बन जाएगा। आसान चीज़ें हैं, किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना, बढ़िया है। आगे हम बात करते हैं बुल नोज ब्रिक के बारे में। कुछ और ब्रिक हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। जो बुल नोज ब्रिक होती है ना, अब देखिए मैं बहुत डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आपको मैं डिटेल में बताऊंगा तो 2-3 घंटे का लेक्चर हो जाएगा, जो कोई काम का नहीं है। आपके एग्जाम में जो सवाल आते हैं बस उन्हीं पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। सॉरी। जो बुलनोज ब्रिक होती है ना, बुलनोज ब्रिक के बारे में इतना जानिए कि एक स्टाइलिश ब्रिक होती है, जिनके एक कॉर्नर देखिए ना, एक कॉर्नर क्या होते हैं, प्रॉपर राउंडेड होते हैं। कॉर्नर क्या होते हैं, राउंडेड होते हैं। इसका यूज कहाँ करते हैं, है ना, केपिंग वाल का मतलब ऐसा समझिए कि जो बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग का जो टॉप सरफेस होता है, टॉप मोस्ट सरफेस होता है, पैरापेट्स होता है, उनके प्रोटेक्शन के लिए, है ना। आपको मैं इमेजेस में दिखा देता हूँ। जो कुछ कर्व एजेस होते हैं वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, फिल्स में प्रोवाइड कर सकते हैं, है ना। ये सब आपकी प्रोवाइड की गई है। सवाल यहाँ देख रहे हैं आप इमेज में, सवाल ये पूछता है कि जो बुलनोज ब्रिक होती है किस किस टाइप की होती है। एक तो इनका स्टाइलिश ब्रिक होती है। अब स्टाइलिश ब्रिक होने की वजह से इनको अपन पैरापेट वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, है ना। कैपिंग कैपिंग अब कैपिंग वाल में थोड़ा इमेज वाला देख लीजिए। कैपिंग वाल यानी जो ब्रिक का पैरापेट होता है, छत का जो पैरापेट होता है, ठीक है, बिल्डिंग का टॉप मोस्ट सरफेस होता है, और कॉर्नर क्या होते हैं, राउंडेड होते हैं। बस इतना ही जानना है इसके बारे में। जो चैनल ब्रिक होती है ना, ये ड्रेन पर्पज के लिए बनाई जाती है, इससे पानी वगैरह प्रॉपर निकालता है। देख रहे हैं चैनल ब्रिक किसे बोलते हैं, इस तरीके कुछ रहते हैं, गटर, है ना, गटर टाइप के रहते हैं। मैंने अगले एक क्लास लिया था ना सेम पीपीटी यूज करके, इसलिए पहले कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं इसके अंदर, दिख रही हैं आपको, है ना। कोपिंग ब्रिक किसे बोलते हैं, कोपिंग ब्रिक किसे बोलते हैं, कोपिंग मतलब जहाँ कोपिंग प्रोवाइड करते हैं। कोपिंग ब्रिक आर यूज्ड वेयर कोपिंग इज प्रोवाइडेड। तो कोपिंग क्या है, ये देखिए, ये जो बिल्डिंग का टॉप मोस्ट सरफेस है ना, इस तरीके का जो पार्ट होता है फिर कोपिंग कहा जाता है ना। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, जो टॉप ऑफ द रूफ या फिर वॉल, है ना, कुछ स्टोन या ब्रिक की लेयर वगैरह बना करके कोपिंग बनाई जाती है, ये वाला पार्ट कोपिंग कहलाता है, ये वाला पार्ट, है ना। जो टॉप, एक मिनट, जो आपका टॉप ऑफ द रूफ या फिर वॉल,
है ना, जो स्टोन है ब्रिक की लेयर बना करके। मेन पर्पज होता है कि बर्फ़ा पानी इसके अंदर ना आए, वेदर कंडीशन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर पाएँ। मेन पर्पज यही होता है आपका कोपिंग का। तो कोपिंग ब्रिक होती है कुछ इस टाइप की, नॉट मच इम्पोर्टेंट। ए इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखिए। ए इम्पोर्टेंट है आपका। पेविंग ब्रिक, पेविंग ब्रिक क्या होता है, इसके अंदर हायर परसेंटेज में आयरन होता है, बहुत ज़्यादा परसेंटेज में आयरन होता है। बहुत ज़्यादा परसेंटेज में जब आयरन होता है ना, तो इसके अंदर एब्रेसिव एक्शन या फिर एब्रेसिव रेजिस्टेंस बहुत अच्छा होता है ना, रजिस्ट बेटर द एब्रेसिव एक्शन ऑफ ट्रैफिक। तो अब एब्रेसिव एक्शन कहाँ आता है, जैसे रोड रोड में बहुत सारे व्हीकल चलते हैं, तो अपन यूज़ कहाँ कर सकते हैं, स्ट्रीट पेमेंट में कर सकते हैं, स्ट्रीट पेमेंट में कर सकते हैं, गार्डन में कर सकते हैं, स्टेबल फ्लोर वगैरह में करते हैं। तो सवाल पूछा था सब इंजीनियर ने मध्य प्रदेश के अंदर कि पेविंग ब्रिक के अंदर किस ब्रिक के अंदर हाई परसेंटेज में आयरन होता है, तो पेविंग ब्रिक के अंदर होता है। और इसके अंदर एब्रेसिव रेजिस्टेंस बहुत अच्छा आ जाता है, जैसे स्ट्रीट पेमेंट वगैरह में अपन यूज़ कर पाते हैं। देख रहे हैं इमेज, ये आपकी होती है। अगले टाइप के हम ब्रिक के बारे में बात करते हैं, रिफ्रैक्टरी ब्रिक। रिफ्रैक्टरी ब्रिक का मतलब समझना, मैं थोड़ा सा आपको सिंपल लैंग्वेज में चलता हूँ। रिफ्रैक्टरी ब्रिक कहाँ यूज होती है, रिफ्रैक्टरी ब्रिक होती है इंडस्ट्री के अंदर। इंडस्ट्री, जस्ट अ मिनट, इंडस्ट्री के अंदर जो चिमनीज होती है ना, है ना, जो चिमनी होती है वहाँ यूज होती है ना, चिमनीज वगैरह में यूज होती है। अब यहाँ बताइए, जो ऐसी होती हैं जो रिफ्रैक्टरी ब्रिक होती है ना, ये आपके चिमनी वगैरह में यूज होती हैं। जैसे आपकी इंडस्ट्री इंडस्ट्री में यूज़ हो गई, चिमनीज में यूज़ होती है, बॉयलर्स वगैरह में यूज़ होती है। अब यहाँ क्या होता है, अब जैसे कोई सीमेंट का प्लांट है ना, वहाँ चिमनी लगी हुई है, अलग अलग प्लांट होते हैं वहाँ चिमनी लगी होती है, तो वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। अब जो रिफ्रैक्टरी ब्रिक को यदि हमने चिमनी में यूज़ किया, बॉयलर में यूज़ किया, जहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, इसका मतलब ये है कि इस ब्रिक के अंदर इस टेम्परेचर को रजिस्ट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, इस टेम्परेचर को सह पाए। ऐसा नहीं कि इस टेम्परेचर की वजह से ब्रिक का शेप डिस्टॉर्टेड हो जाए। समझ रहे हैं बात को। तो रिफ्रैक्टिव ब्रिक एक ऐसी ब्रिक होती है जहाँ इंडस्ट्रीज, चिमनीज, बॉयलर्स वहाँ यूज करते हैं, वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी ब्रिक का शेप नहीं बदलता। क्यों नहीं बदलता, क्योंकि इसके अंदर ऐसे कुछ है ना, नॉन डिटरमिनेंटल यहाँ पर लिखा हुआ है ना, नॉन डिटरमिनेंटल, कहाँ पर मैंने लिखा था टाइप करके, हाँ, नॉन डिटरमिनेंटल मटेरियल हम यूज करते हैं, सिलिका एंड एल्यूमिना, जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। सिलिका का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लगभग आपका होता है 2800 फ़ारेनहाइट, और फाइनली इसका अप्रॉक्सीमेट 3300 फ़ारेनहाइट होता है, 3300 फ़ारेनहाइट होता है। समझ रहे हैं। एल्यूमिना का तो और सबसे ज़्यादा होता है, 3800 होता है। ठीक है, 3800 होता है। तो अब यहाँ समझने वाली बात है कि रिफ्रैक्टरी ब्रिक कैसी ब्रिक होती है, एक ऐसी ब्रिक होती है जो हाई टेम्परेचर पर भी अपने शेप को चेंज नहीं करती, क्योंकि इसके अंदर ऐसे कुछ मटेरियल यूज करते हैं, नॉन डिट्रीमेंटल यानी गैर हानिकारक पदार्थ, सिलिका और एल्यूमिना। सिलिका का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 3300 फ़ारेनहाइट होता है, और उसका 3800 फ़ारेनहाइट होता है एल्यूमिना का, है ना। तो ये आपकी ब्रिक होती है। इसके अंदर थोड़ा बहुत आप लाइम में आयरन ऑक्साइड एल्कलीज यूज करते हैं, जो केवल सॉफ्ट करने के काम आते हैं, टेम्परेचर को डाउन करने का, टेम्परेचर डाउन करने के काम में आते हैं। तो रिफ्रैक्टरी ब्रिक क्या होती है, एक ऐसी ब्रिक होती है जो हाई टेम्परेचर को बियर कर पाती है ना। इसे फायर ब्रिक या फायर ब्रिक भी कहा जाता है। तो यहाँ पर कुछ क्वालिटी के बारे में मैंने लिखा हुआ है कि ये जो ब्रिक होती है कैपेबल होती है रजिस्टिंग वेरी हाई टेम्परेचर, है ना, अप टू 1700 डिग्री सेल्सियस, है ना, विदाउट मेल्टिंग और सॉफ्टेनिंग, है ना। तो इस चीज़ें क्लियर है कि हाई टेम्परेचर को बियर कर पाती है ना। वाइटिश येलो या फिर लाइट ब्राउन इन कलर होती है। वाटर एब्जॉर्प्शन रिफ्रैक्टिव ब्रिक का 4 से 10% होता है, और मिनिमम एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है मिनिमम 3232.5 न्यूटन पर mm² इन मेगा पास्कल। तो रिफ्रैक्टिव ब्रिक के बारे में ये जानना है कि जिसका सिलिकॉन एल्यूमिना होता है अच्छा खासा परसेंटेज में, और हाई टेम्परेचर को बियर कर पाती है, कैपेबल होती है रजिस्ट करने के लिए। एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 32.5 न्यूटन पर mm² होता है, और वाटर एब्जॉर्प्शन 4 से 10% होता है। ये जितनी भी बात आपको ध्यान में रही ना, तो बस आपके नैया पार लग जाएगी, सारे सवाल आपके बन जाएंगे। तो ये आपका जो ब्रिक वाला टॉपिक था ओवर होता है। ऑलमोस्ट सारे ही टॉपिक हमने आपको करवा दिए, कुछ छूटा नहीं है। क्वेश्चन भी मैंने बहुत सारे आपको करवा दिए थे, कुछ क्वेश्चन अभी हम करवा देते हैं, बाकी क्वेश्चन आपको करना है। और किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है हमें आप व्हाट्सअप कर लीजिएगा, ठीक है।
चलिए कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। हमारी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है इनको खुद से करने की कोशिश करिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड नॉट बी लेस देन। क्रशिंग स्ट्रेंथ किससे कम नहीं होना चाहिए, है ना। तो आपको पता है कि हमारे पास फर्स्ट क्लास की ब्रिक होती है, सेकंड क्लास की ब्रिक होती है, थर्ड क्लास की ब्रिक होती है। तो फर्स्ट क्लास की ब्रिक के बारे में हमने क्या बताया था कि 10.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर मिनिमम होना चाहिए। 10.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर इसका मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ होना चाहिए। अब 10.5 तो होना चाहिए, लेकिन अब ऑप्शन में तो दिया ही नहीं है, तो 10.5 किसको टिक करेंगे आप। ये हमने बताया था ना टेबल में 10.5 होता है, मिनिमम होना चाहिए। सेकंड का 7 होता है, थर्ड का 3.5 होता है। अब यहाँ पर आप देखिए सवाल आ गया, इसका कितना होता है 7.0 न्यूटन पर एम स्क्वायर, और थर्ड क्लास का 3.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो इसमें अपन 10 पे क्लिक करेंगे। अपन क्या है कि न्यूटन पर एम स्क्वायर अपन बात करते हैं, दिया है किलोग्राम में, यानी 105 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 70 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 35 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर कह रहा है। अब यहाँ पास कितना हो जाएगा 100 किलोग्राम। तो 2 नंबर पे 3 नंबर पे टिक करेंगे। तो याद रखिएगा फर्स्ट का 10.5, सेकंड का 7.0, थर्ड का 3.5 होता है। ये टेबल भी आपके लिए है, थोड़ा ध्यान रखिए। द वाटर एब्जॉर्फन फॉर गुड ब्रिक शुड नॉट बी मोर देन। जो वाटर एब्जॉर्फन होता है, जो गुड ब्रिक होती है, उसका किस पे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 10% ऑफ इट्स ड्राई वेट, 15% ऑफ इट्स ड्राई वेट, 10% ऑफ इट्स सेचुरेटेड वेट, 15% ऑफ इट्स सेचुरेटेड वेट। अब बताइए वाटर एब्जॉर्प्शन गुड ब्रिक का, गुड ब्रिक यानी फर्स्ट क्लास की जो ब्रिक होती है गुड 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 क्वालिटी ऑफ द ब्रिक में ही आ जाती है। अब जब गुड क्वालिटी ऑफ द ब्रिक में आ जाती है तो मैंने टेबल आपको दिखा रखी है। फर्स्ट का 20%, सेकंड का 22%, थर्ड का 25%, 20, 22, 25%। अब आपका सवाल क्या पूछ दिया है, तो इसमें 20%, अब इसका ड्राई वेट होता है 20% ऑफ ड्राई वेट होता है फर्स्ट क्लास का ब्रिक का। जो वाटर एब्जॉर्प्शन शुड नॉट बी मोर देन 20% ऑफ इट्स ड्राई वेट। सैचुरेटेड वेट वाले तो खत्म हो गए, 10% तो होगा नहीं, तो बी नंबर 15% ऑफ इट्स ड्राई वेट आ जाएगा। 15% ऑफ इट्स ड्राई वेट। अगला सवाल है, क्ले ब्रिक आर मेड ऑफ अर्थ हैविंग। क्ले ब्रिक्स आर मेड ऑफ अर्थ हैविंग। तो भैया हम क्ले से बनाते हैं। अब क्ले से ब्रिक बनाते हैं तो क्ले के अंदर बहुत सारे होते हैं, एल्फिलिका होता है ना, एलुमिना होता है, लाइम होता है। सिल्का कितना होता है 50 से 60% होता है, 50 से 60%। एलुमिना 20 से 30% होता है। लाइम लेस देन 5% होता है ना, 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पर नियरली इक्वल प्रपोर्शन सिल्का एंड एलुमिना, बराबर तो होता नहीं। सिल्का एलुमिना लाइम तीनों बराबर होते नहीं होते, एलुमिना ज़्यादा होता है नहीं होता। तो 35 से 70% सिलिका, 10 से 20% एलुमिना, यानी आपका सिलिका ज़्यादा होता है एलुमिना कम होता है, इसलिए हमने फिर नंबर पे टिक कर दिया। इसने हमें थर्ड नंबर पे टिक किया। सिलिका 50 से 60% होता है, एलुमिना 20 से 30% होता है, लाइम 5% से कम होता है। अब यहाँ पास क्या है कि ये तीनों बराबर दोनों तो होते नहीं, ये तीनों बराबर नहीं होते, एलुमिना ज़्यादा नहीं होता, इसलिए आप 2 नंबर पर टिक कर दो कि 35-70% सिलिका, 10 से 20% एलुमिना। ऐसे सवाल तभी बनते हैं ना जब सारी चीज़ें याद रहती है आपको पेपर में, है ना। पेपर में याद रहती है तब आपके सवाल बन जाते हैं। चलिए इस लेक्चर में इतना ही। क्वेश्चन वाला ना अगले लेक्चर में करवा देंगे, तो जितने भी क्वेश्चन है ना वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर हो जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। कोई भी डाउट है ना, डिस्क्रिप्शन पे नंबर दिया है या फिर 9340888429 पे आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। कम्प्लीटली बैच आपको मिल जाएगा, क्लासेस प्रॉपर स्टार्ट हो चुकी है। ज़्यादा डिले मत करिए, नोटिफिकेशन आने के बाद आपको बहुत कम टाइम मिलेगा। अब नोटिफिकेशन आने के बाद जब कम टाइम मिलेगा तो फिर तैयारी करने में बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है। इसलिए अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि तैयारी बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं बैच को कंप्लीट एक्सेस करके। डिस्क्रिप्शन पे ऐप की लिंक दी है, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। फर्दर कोई भी क्वेरी है इन नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।